सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब यहाँ लड़कियां आएंगी। झूठी क्यों तारीफ करे तेरा बस काम है ये क्या। शायर जैसी बातों वाले रांझा तेरा नाम है क्या। किशोरदा ये तो बता तेरा नाम है क्या। Awesome, awesome. सिंगिंग एंड म्यूजिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों की बपौती है। आई थिंक एनीबडी कैन सिंग। बाथरूम में तो हर कोई गा लेता है। हाँ, तो उसको गाने देना चाहिए। एवरीबडी शुड सिंग। पेज 3 जैसे फिल्म, संगीत की भूमिका इन फिल्मों में कितनी होती है? बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ पर द सॉन्ग्स बिकम बिगर देन द फिल्म। कि फिल्म आके चली जाती है लेकिन गाने रह जाते हैं, लोग सुनते हैं उसको हमेशा से। आपने गाने गाए भी फिल्मों में? नहीं, मैंने गाए नहीं है। बस कई बार गोविंदा साहब के लिए मैं कुछ कर रहा था तो उन्होंने कहा तुम गा, तो मुझे याद भी नहीं है। नहीं, आप गवा तो लेते हैं सबसे। हाँ, वो गवाना और गाने में बहुत डिफरेंस होता है, देखिए। सिंगर से गवा पाना ये कितना चैलेंजिंग है? एक सिंगर वो चीज गाता है गाने में जो हम खुद नहीं ला पाते, इसलिए तो हम एक सिंगर को बुला रहे हैं, नहीं तो हम खुद ही क्यों ना गा लें। When you were in the music industry, when you entered, you worked with legends. मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं लता जी से गाऊंगा या मन्ना डे से गाऊंगा, क्योंकि ये लोग उस टाइम के सिंगर हैं जब हम नहीं, हमारे माता पिता नहीं, हमारे दादा दादी इनको सुनते थे। AI है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी चीज़ें हैं। म्यूजिक इज़ डिफरेंट नाउ। अपडेट करने की भी ज़रूरत है आप लोगों को? तो बिल्कुल, अपडेट तो किसी और को करने से पहले खुद को अपडेट करना पड़ता है। बिकॉज यू नो, एक बहुत अच्छी कहावत है मैनेजमेंट में कि इफ़ यू डोंट शेप अप यू शिप आउट। नमस्कार। आज के स्पॉटलाइट में है एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने सुरों को नई जिंदगी दी। पेज 3, द बॉडी और अफवाह जैसी जो फिल्में हैं उनमें संगीतकार शमीर टंडन ने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे और जगजीत सिंह जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा तब और दिखती है जब उन्होंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ब्रेट ली, संजय दत्त, उर्मिला मातोंडकर जैसे गैर गायकों को भी गाने के लिए प्रेरित किया। वो किशोर कुमार की असली आवाज़ को आज के कलाकारों के साथ जोड़ने वाले ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, बिना जनरेटिव AI, सिर्फ तकनीकी ईमानदारी के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं शमीर टंडन जी का। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में शमीर जी। थैंक यू श्वेता। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा शमीर जी कि शुरुआत कैसे करूं। मतलब इतने सारे हैट्स आपने पहन रखे हैं, वैसे दिखाई नहीं दे रहे बट बहुत सारे। अब रोज कुछ नया कर रहे होते हैं आप। कॉरपोरेट से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में आप अंदर आए, उसके बाद कुछ आपने गाने भी गाए और गवाए भी। सो ये इतना टैलेंट, मतलब इतना एक्सप्लोर कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, देखिए, हमारे पास एक ज़िंदगी है, वी लिव वन लाइफ। और अब तो खैर लोग इकिगाई करके कहते हैं, जापानीज़ वर्ड है कि आपका पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, हम यहाँ क्यों आए हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पर्पस। तो एक होता है कि भेड़ चाल में लगे हुए हैं और एक होता है कि क्यों ना हम वो करें जो हमारे दिल की इच्छा है। सो 20 साल पहले मैंने कॉर्पोरेट दुनिया छोड़ दी, और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बोर हो रहा था या मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, वो भी बहुत अच्छी थी, बेहतरीन थी, पर मेरी कॉलिंग थोड़ी म्यूज़िक क्रिएट करने की थी। मुझे कंपोज करने का मन था, गाने बनाने का मन था बचपन से। तो जैसे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री ओपन अप हुई, हमने आई गॉट इनटू म्यूज़िक डायरेक्शन। सो एक सफ़र रहा फ्रॉम अ मैनेजिंग डायरेक्टर टू अ म्यूज़िक डायरेक्टर। डेफिनेटली। आपने पर्पस की बात की, लाइफ में पर्पस तो तलाश पाए हैं आप अभी, या एक लंबी जर्नी अभी करनी है और तलाशना है? नहीं, अभी तो तलाशना है। अभी भी तलाश में ही यहाँ तक आए हैं, तलाश करते करते। नहीं तो फिर इंसान स्टैग्नेट हो जाता है, फिर दिमाग कुंद हो जाता है कि बस एक ही काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अच्छे हैं, फिर आपको रिस्क लेने की एबिलिटी, एपेटाइट नहीं होती है। पर once you are kind of, you know, done, then you keep exploring, and somewhere you may feel that you've arrived, or you may feel that there is further exploration. कि वो तो चलती ही रहती है, एक जर्नी है। मतलब अभी तक आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बीच बीच में पड़ाव है, और जो लेटेस्ट पड़ाव है वो कौन सा है? क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि आप एक बॉलीवुड से आता हुआ शख्स जिसने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, दिग्गजों के साथ काम किया है, और वो अब आम लोगों को गाना गाना सिखा रहा है। सो क्या है वो प्रोजेक्ट? देखिए, ऐसा है कि
आई बिलीव कि सिंगिंग एंड म्यूज़िक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों की बपौती है. आई थिंक एनीबडी कैन सिंग, क्योंकि सिंगिंग हो या किसी भी तरीके का टैलेंट और आर्ट फॉर्म है, वो मुझे लगता है कि थेराप्यूटिक है. एक थेरेपी है. बाथरूम में तो हर कोई गा लेता है. हाँ, तो उसको गाने देना चाहिए. एवरीबॉडी शुड सिंग. तो कोई आपके घर में शादी है और आप इमोशनल हैं और आप में वो जागरूक हो रही हैं फीलिंग्स कि आपके बेटे की, बेटी की, भतीजे की शादी हो रही है और आपका मन कर रहा है वो एक्सप्रेस करने का, तो आप खुद गाएं, खुद झूमें, खुद नाचें, rather than all the time calling professionals. तो ये हम लोगों ने एक नई मुहिम छेड़ी है कि बहुत सारे जगहों में बहुत सारे परिवार, रिच एंड अल्ट्रा रिच ऑल्सो, वो हमें बुलाते हैं और हम उन्हें गवाते हैं ताकि दे बिकम द सिंगर्स एंड द फैमिली एंजॉयज देम सिंगिंग rather than just कोई और आके लाइमलाइट को स्टील कर ले, इससे अच्छा है कि फैमिली का ही कोई शुड. एक तो लाइमलाइट स्टील कर ले भी एक है, और दूसरा है कि जो प्रोफेशनल आता है वो कट एंड पेस्ट जॉब करता है. मतलब मेहरा साहब की शादी में भी उसने वही चीज़ करी, शर्मा जी की शादी में भी वही चीज़ करी, और वो तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है. उसको अंदर से कोई खुशी नहीं है कि आपके घर में क्या फंक्शन है. पर यहाँ जब परिवार के लोग मिलकर अपने दिल से गाते हैं तो एक उसका एक नशा, उसकी एक खुमारी ही अलग होती है. तो कैसे सीख पाते हैं? मतलब जिसने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, क्योंकि संगीत भी अपने आप में एक तपस्या है और जो साधक होता है वो जन्म मतलब कई अरसा लगा देता है. बिल्कुल सही कहा आपने. नहीं तो इसमें कोई हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई आप ओवरनाइट सिंगर बन जाएं. हाँ. सिंगर मतलब नेसेसरी नहीं है कि वोकलिस्ट है. ओके. कि अच्छा वोकल आप, वो तो उसके लिए तो साधना लगती है, उसके लिए तो एक नहीं बहुत सारे जीवन शायद निकल जाते हैं. लेकिन आप एक वोकल कम्युनिकेटर बन सकते हैं इन द सेंस कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ गानों से. तो वो जल्दी से सीख जाते हैं, क्योंकि गाने में सुर, ताल, खटके, मुर्की के अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है असर, तासीर. और वो अगर आप फील कर रही हैं एज अ मदर, जब आपकी डॉटर की शादी हो रही है, तो वो आपके दिल से निकलती है, तो और दिल तक पहुंचती है सुनने वालों के. चाहे वो सुर थोड़े कम ज़्यादा हों, चाहे जिस प्रकार की भी गायकी हो, वो गायकी पे हम लोग वर्क करते हैं. पर गायकी थोड़ी कम भी हो तो भी इट्स ओके, बिकॉज इसेंशियली व्हाट इज़ इट? इट्स एंटरटेनमेंट, इट्स कम्युनिकेशन ऑफ एन इमोशन, है ना? दैट्स व्हाट आर्ट इज़ ऑल अबाउट, राइट? तो जैसे आप कॉरपोरेट इंडस्ट्री में थे और जब आपने पहली बार स्विच किया म्यूज़िक की ओर, अब आज मुझे आप कह लीजिए कि श्वेता तुम गा लो, तो मैं तो कतई नहीं सोच सकती, क्योंकि सिंगिंग इज़ नॉट, आई फील समथिंग दैट आई कैन डू. सो आपने कैसे वो पिकअप किया? हाउ डिड इट हैपन टू यू म्यूज़िक? देखिए, बचपन से मुझे बहुत शौक था गाने बनाने का. मैंने कभी सीखा नहीं. पर आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग एग्ज़ाम लिखने जाते थे तो इंग्लिश में या कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे, प्लीज़ कोट व्हाट शेक्सपियर सेड, उस तरीके की चीज़ें. तो लोग उसका रट्टा मारते थे और फिर ऐसे याद करते थे. तो मैं बहुत बार वो कोट्स का गाना बना लेता था कुछ और अपने गाने लगता था. सीखने के लिए आसान होता है. हाँ, तो उससे याद हो जाता था, फिर वो अपने मन में गुनगुना के फिर वो लिख लेता था. तो ऐसे मेरी कॉम्पोजिशन का एक सिलसिला शुरू हुआ. कोई याद है क्या आपने नहीं. क्या आपने याद किया था? नहीं ऐसा नहीं. बट कुछ भी होता जैसे What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and share as long as sheep or cows. इस तरीके से कोई भी पोइट्री कहते थे कि आपने ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री अब आप लिखिए, है ना? उसकी पहली 4 लाइनें हूबहू डॉट टू डॉट वर्बैटिम लिखना पड़ता था. तो ऐसे कुछ भी उस समय बना के ले जाते थे और वो कॉम्पोजिशन याद रहती थी और उसको लिख लेते. जैसे हम याद करते हैं माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स. हाँ, वो प्लैनेट्स के नाम कैसे याद होंगे? सो वो आप गाने के तौर पे जैसे आप इसको याद कर लेते थे. जी. ओके. एंड देन व्हेन यू वर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, व्हेन यू एंटर्ड, यू वर्कड विथ लेजेंड्स. जी. मतलब जो भी नाम लूँ, लता जी, आशा जी, मन्ना डे, जगजीत सिंह, मतलब बहुत सारे ऐसे
लोग रहे। मैं चाहूँगी कि वो अनुभव जो था वो सेम है अभी इंडस्ट्री में, कुछ वैसा ही दौर है या सब कुछ बदल गया पहले से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विथ द लेजेंड्स, और वो मेरे ड्रीम कम ट्रू से बहुत आगे है, क्योंकि मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं लता जी से गाऊंगा या मन्ना डे से गाऊंगा, क्योंकि ये लोग उस टाइम के सिंगर हैं जब हम नहीं, हमारे माता पिता नहीं, हमारे दादा दादी इनको सुनते थे, यू नो। बट आई वाज द ओनली composer of this generation who got an opportunity to work with all of them. And ऑब्वियसली जो उनका काम करने का तौर तरीका था वो बहुत ही अलग है आज के सिंगर से। आज का अपना एक स्टाइल है, उस ज़माने में उनका एक स्टाइल था, बट जो भी था देयर वाज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। बट अब जैसे डाउन द लाइन अगर हम देखें आफ्टर सो मेनी ईयर्स, कहीं ऐसा लगता है कि पीपल कमिंग फ्रॉम योर एरा, मतलब जो आपकी जनरेशन के लोग हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं। AI है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी चीज़ें हैं, म्यूज़िक इज़ डिफरेंट नाउ। तो मतलब अपडेट करने की भी ज़रूरत है आप लोगों को? तो बिल्कुल, अपडेट तो किसी और को करने से पहले खुद को अपडेट करना पड़ता है, बिकॉज एक बहुत अच्छी कहावत है मैनेजमेंट में कि इफ़ यू डोंट शेप अप यू शिप आउट। कि अगर आप खुद अपने आप को अपडेटेड न रखें नई नई टेक्नोलॉजीज से, देन आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नो टेक्नोलॉजी इज़ बैड, उसका सदुपयोग अच्छा है, बस दुरुपयोग ना हो। किसी ऐसी प्रकार की चीज़ें आप टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें कि जिससे चीज़ें ख़राब हों, बट टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ये तो टाइम मेमोरियल से चल रहा है और चलता रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ह्यूमन एलिमेंट रेलेवेंट है, बिकॉज उसी से, जैसे कहते हैं ना, माँ के हाथ का खाना, उसका माँ के हाथ का लोग स्वाद कनेक्ट करते हैं। हाँ, वैसे ही खुद से निकली हुई कोई कॉम्पोजिशन, उससे दिल की बात होती है, दिल से निकलती है, दिल तक जाती है। कुछ यादगार लम्हा है इन हस्तियों के साथ? बहुत सारे हैं। मैं तो एक बुक लिखने के चक्कर में हूँ ऑन माई लर्निंग्स फ्रॉम द लेजेंड्स, लता जी, आशा जी, सबके साथ। क्या सीखने को मिला आपको उन लोगों से? देखिए, जैसे मैंने देखा था आशा जी के साथ कि लता जी टॉप पे थी, है ना, सब उनके पीछे भागते थे 50s में, 60s में, 70s में, 80s में। तब आशा जी को अपना एक मार्क बनाना था, तो उन्होंने लता जी को कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, है ना। उन्होंने वैम्प के लिए गाना किया, जैसे हेलिन, या तवाइफ के लिए उमराव जान में गाने गाए, या उन्होंने गानों में हंसी लाई, इस तरह की चीज़ें, या इंग्लिश में कुछ गाया, या हेड वॉइस जा, ये सब चीज़ें जो लता जी नहीं करती थी। तो ये आशा जी ने अननोइंगली, जिसको आज की तारीख में मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं, कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट से कैसे अलग कर रहे हैं। जो टॉप पे खिलाड़ी है लता जी से आप कैसे अलग बन रहे हो, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें। नहीं तो अगर आप सेम गाओगे तो फिर तो लोग लता जी को ही बुलाएंगे, फिर आपको क्यों बुलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सीखी उनसे, कि कुछ भी, जैसे किशोरदा का भी देखिए आप, कि कोई उनकी तरह नहीं गाता था हेड वॉइस में, यूडलिंग में। पहले उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस की ये सब चीज़ें विदेशों के सिंगरों से सुन के वगैरह। फिर मन्ना डे के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और उनका कॉल टाइम था 11 बजे का, वो आ गए 9 बजे, बिकॉज़ वो देखना चाहते थे कि साजिंदे बजा रहे हैं, कैसा माहौल सेटअप हो रहा था। लोग चाय पी रहे थे, कई लोग कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने पूछा उनसे, तो बोले नहीं, मैं ना इस समा को बांध रहा हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ कि अभी क्या होने वाला है। तो मैं अंदर घुसते हैं ये लोग, ये नहीं कि बस हमारी 6 लाइन जब आएगी तो हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं। तो आजकल के तो जो कलाकार हैं वो तो 2-4 घंटे लेट ही पहुंचते हैं। बिल्कुल, तो यही इनका बड़प्पन और उनकी बुजुर्गियत है, जो हमने इनसे सीखा, कि डिसिप्लिन हो, प्रोडक्ट में घुस जाना हो अंदर, टू द टी, और समझना। और लता जी को तो मैंने देखा, वो लिरिक्स को पढ़ती थी। ओके। गाती नहीं, बाद में थी, पहले पढ़ती थी, क्योंकि उससे फिर समझ में आते हैं लिरिक्स, कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐसे पढ़ती थी वो। गाना बाद में सीखती थी, उसको इम्बाइब करना, करेक्ट, अब्जॉर्ब करना। और फिर कोई कागज़ सामने नहीं होता था, ऐसे आजकल
लोग मोबाइल पे लिरिक लेके रख लेते हैं, आईपैड पे रख लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो गया एक तरीके से कि आपके पास सुविधा है तो आप रख रहे हो। पहले भी पेन पेपर पर रखते, लेकिन वो लोग नहीं रखते हैं क्योंकि वो याद करके ही अटैक करते हैं। बिकॉज फिर एक बार आपको गाना याद हो गया, तर्ज याद हो गई, फिर आप एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फिर आप परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। नहीं तो आपका दिमाग ये रहेगा, अरे अगली लाइन क्या है। कितना चैलेंजिंग होता है द जॉब ऑफ पर्सन लाइक यू कि गवा पाना, सिंगर से गवा पाना, ये कितना चैलेंजिंग है? देखिए, चैलेंजिंग तो होता है बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर कोई भी जो कंपोज करते हैं गाने, और नेसेसरी नहीं है कि हर कंपोज़र गा पाए अपनी खुद की तर्ज, तो सिंगर्स के पास जाता है कि भाई तुम मेरी ये तर्ज को गाओ। पर जो मैंने सोचा वो गा पाए रूहू बहू, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स। इसलिए मुझे याद है कि लता जी के साथ एक छोटा जोक बताता हूँ कि मैं उनके साथ उनको गाना बता रहा था अपना, और कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, जो फिल्म पे इस तरीका है। बहुत सुंदर है। तो वो ऐसे बहुत केयरफुली मेरे होंठ देख रही थी। तो फिर जब मैंने गाना ख़त्म किया तो बोली, आप शर्माइए मत कि मैं आपके होंठ देख रही हूँ, पर मैं देख इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या गा रहे हैं, ताकि मैं वही आपकी संतुष्टि के लिए गाऊँ। तो वही सब एकदम गहराई से मुझे ऑब्ज़र्व कर रही थी। और फिर मैंने कहा ठीक है दीदी आप गाइए। तो जो उन्होंने गाया, आई कुड हियर माई सेल्फ, मतलब जो मैंने गाया उसको उन्होंने कितनी पूरा ऑब्जर्वेशन रही होगी। हाँ, फोटोकॉपी कर दिया उस चीज़ को उन्होंने, हू बहू गाया। वो नुआंसेस जो होते हैं ना, तो इसीलिए इन लोगों को कंपोजर्स ड्रीम कहा जाता था कि जो कंपोजर चाहता है ये से बिना दूषित किए हुए गाते हैं। इम्प्रोवाइजेशन अलग होता है कि एक सिंगर वो चीज़ गाता है गाने में जो हम खुद नहीं ला पाते, इसलिए तो हम एक सिंगर को बुला रहे हैं, नहीं तो हम खुद ही क्यों ना गा लें। हम चाहते हैं कि कोई उसको, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, गाना तो सिंगर को ही है। हाँ, प्लस अपना सिंगर कंट्रीब्यूशन करता है अपनी सोच के साथ, लेकिन जो एक प्लिंथ है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसको ये लोग बहुत अच्छे ढंग से निभाते। अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी गायिका आशा जी, लता जी, क्या ये कभी सजेस्ट करती थी कि ये शब्द यहाँ नहीं बैठ रहा फिट, इसको हम थोड़ा हेर फेर कर दें, ट्विक कर दें? हाँ, बिकॉज ये इतना ओशन ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास। जब हम इनसे मिले तो ये ऑलरेडी 5.5-6 दशक गा चुकी थी। तो ये ऑलरेडी 5-7 हज़ार गाने गा चुके थे अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो कहीं का एक्सपीरियंस, जैसे मुझे बहुत बोलती थी कि मैंने नौशाद साहब से ये सीखा, मैंने मदन मोहन भैया से ये सीखा। तो वो एक डिस्कशन, और बड़े प्यार से कहते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये इसको थोड़ा कर दूं तो कैसा लगेगा आपको, जरा आप देखें। तो हम कहते थे बताइए क्या कह रही हैं आप। तो फिर वो बताते थे, फिर हम कहते ठीक है ये सही लग रहा है, और अगर सही नहीं लगता था तो हम बता भी देते कि नहीं हमारा तो मन वैसे ही रहा, आप वही कर दीजिए। तो जगजीत सिंह साहब भी इतनी गज़लें चूँकि गा चुके थे, जब तक मैंने उनको गवाया उससे पहले इतना गा चुके थे कि उन्हें पूरा ग्रामर पता था एग्जैक्ट कि कहाँ पर कितना तवज्जो देना, कितना वज़न आएगा। तो वो फिर बड़ा मज़ा आता था कि कभी इनसे सीखो। और इन्होंने कभी भी ऐसा ओवर पावरिंग नहीं किया किसी भी सिंगर ने। जो उन्हें उनके दिमाग की उपज आई उन्होंने शेयर किया और पूछा कि इफ़ यू वांट कैन वी इम्प्लीमेंट दिस, एंड देन फिर कंसेंशुअली हम लोग डिसाइड करते थे। अब जैसे पेज 3 जैसे फिल्म, ऐसी फिल्में जिन मतलब राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजे गए हैं ये फिल्में, इनमें संगीत की भूमिका कितनी अहम होती है? या जब अवार्ड मिलता है तो क्या किरदार पे मिलता है, कहानी पे मिलता है, संगीत पे मिलता है, सब पे मिलता है, लेकिन संगीत की भूमिका इन फिल्मों में कितनी होती है? देखिए, संगीत तो हम सबके इस देश में हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हम सब बॉलीवुड के बच्चे हैं, हम सब बड़े हुए हैं फिल्में देख देख के, वो डीएनए में है हमारे। और बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ पर द सॉन्ग्स बिकम बिगर देन द फिल्म, कि फिल्म आके चली जाती है लेकिन गाने रह जाते हैं, लोग सुनते हैं उसको हमेशा से। और गाने कुछ ऐसे बनते हैं जो फिल्म के आधारशिला हो जाते हैं बहुत बार। गाने कुछ ऐसे बनते हैं जो फिल्म का पूरा सारांश, उसका निचोड़ हो जाते हैं। जैसे कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, ये तो पेज 3 फिल्म का पूरा का एक लाइन में ही कह देती है पूरी बात। खूबसूरत।
सो बस तो गानों का तो हमेशा एक इम्पोर्टेंस रही है हमेशा। आपने गाने गाए भी फिल्मों में? नहीं नहीं, मैंने गाए नहीं है, बस कई बार गोविंदा साहब के लिए मैं कुछ कर रहा था तो उन्होंने कहा तुम गा दो, मुझे याद भी नहीं है। नहीं, आप गवा तो लेते हैं सबसे। हाँ, वो गवाना और गाने में बहुत डिफरेंस होता है, देखिए। जैसे कमेंटेटर बॉक्स में कमेंट्री देते हैं ना क्रिकेट में, उनमें और जो एक्चुअल खेल रहे हैं उनमें बहुत फर्क होता है ना। वो जो कमेंटेटर बॉक्स में बोलते हैं अरे इन्हें ये बल्ला ऐसे घुमाना चाहिए था, खुद जाएंगे तो बल्ला घूमेगा ही ट्राई नहीं। तो किया होगा आपने? नहीं, मैं करता हूँ अभी भी, बीच में एक आध मैंने कुछ गाई भी हैं, बट प्राइमरली आई वांट टू फोकस ऑन कंपोजिंग। एब्सोल्युटली। तो किशोर दा के लिए भी एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, और क्या है वो प्रोजेक्ट? उनकी आवाज़ बिना चेंज किए, बिना एआई की मदद से मतलब कोशिश क्या है? देखिए, एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है एक और बार किशोर कुमार। इसमें एक अनूठा प्रयोग ये हुआ है जो पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ है, कि जो 1960s, 70s, 80s में जो किशोर दा ने गाने गाए, क्योंकि 87 में तो वो चले ही गए थे, तो वो गानों में से किशोर दा की जो वॉइस है वो हमने निकाली, ओरिजिनल वॉइस जो उन्होंने बम्बई के बड़े बड़े स्टूडियो जैसे फेमस स्टूडियो, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी, और वो वॉइस को लेके आजकल के सिंगर्स के साथ उनका डुएट किया है। क्योंकि नॉर्मली ट्रिब्यूट क्या होता है कि जैसे बहुत सालों तक कुमार शानू साहब ने किशोर दा के गाने गाए और एल्बम का नाम होता था ट्रिब्यूट टू किशोर दा, Singing the songs of the legend. Of the legend. This is not about singing the song by copying the legend. This is not about that. This is about retaining the legend's voice and having new singers of today to sing with the legend. जैसे कौन कौन से गाने पे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। अब मामे खान गाएंगे, तू है किनारा मैं नाव रे, तू है किनारा मैं नाव रे, पिया सांवरे हो पिया सांवरे। किशोर दा, सागर किनारे दिल ये पुकारे। तो ये दोनों ब्लेंड हो गए। मुझे समझ नहीं आया, एक और गाने से समझाइए। इसी पिक्चर के एक और गाने से मैं आपको समझाता हूं। सुनने का मन कर रहा है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। इसी पिक्चर का एक और गाना है, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। अब यहाँ लड़कियां आएंगी, झूठी क्यों तारीफ करे तेरा बस काम है ये क्या, शायर जैसी बातों वाले रांझा तेरा नाम है क्या। किशोर दा, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ऐसे डुएट हो गया। Awesome. तो लिरिक्स भी मॉडिफाई करते हैं जो दूसरा? हाँ, जो दूसरा सिंगर गा रहा है उसके लिए लिरिक्स बनाए जाते हैं, नई कॉम्पोजिशन बनाई जाती है, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, उसको हम छू नहीं सकते। और 1987 में वो चले गए, तो वो वॉइस एज इज है, वो लिरिक्स एज इज हैं, वो उनकी कॉम्पोजिशन एज इज है। उसके ऊपर हमने नई कॉम्पोजिशन, नए लिरिक्स जो मैंने अभी आपको सुनाए और नए सिंगर से गवाया और दोनों को ब्लेंड कर दिया है। Excellent. This is really brilliant. Yeah, and it's done nowhere in the world before. अच्छा, एक बात बताइए शमीर जी, ऐसा क्यों होता है कि अभी देखिए आपने 2 गाने गाए, ये सारे मतलब अल्फाज जो हैं, शब्द मुझे आज भी याद है, लेकिन कल जो सुपर हिट फिल्म हुई उसका एक सॉन्ग बोल दीजिए तो मुझे बिल्कुल नहीं याद। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये तो पता नहीं, हो सकता है बहुत सारा सप्लाई हो, बहुत सारे गाने आ रहे हों, आप एक गाने को 10 बार नहीं, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। बट डेफिनेटली लिरिक्स पर तवज्जो हमें देना चाहिए फिर से, ये हमारा दायित्व है एज द क्रिएटर्स ऑफ दिस जनरेशन कि हम लिरिक राइटर्स से अच्छा लिखवाएं। जैसे एक ज़माने में साहिर साहब लिखते थे, मजरू साहब, बख्शी साहब या गुलजार साहब एंड जावेद साहब। तो आई थिंक मुझे लगता है ये सब ज़रूरी है। जितने नाम लिए एक सर्टेन एरा के हैं, एक दौर रहा जी। अभी कौन कौन है
जो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, काम तो सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वही है, जैसे आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा कि कुछ तो कारण है जिसकी वजह से वो गाने वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रहते, है ना, फॉर सम रीज़न। बिल्कुल, सुनो तो अच्छा लगता है, हाँ बस उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, शेल्फ लाइफ भी कम है और वो गाने के एक एक लाइन छूती नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So, with social media inception and it's taking over everywhere, everyone, कुछ इसके कारण भी इम्पैक्ट हो सकता है? मतलब देखा जाए तो देखिए, और तो कुछ नहीं, लाइक आई सेड, any kind of technology or any kind of new emerging media now, like the social media, should be embraced. They're all good things, but probably because of that, what is happening, the supply is too much. You know, there is like, कहीं कहीं मैंने डेटा पढ़ा कि लाख गाने भी कभी नए नए 1 लाख गाने नए आ जाते हैं रोज कभी कभी। तो उनमें से कैसे कोई गाना आप तक पहुंचेगा, यू नो। अब वो किसी आमिर खान की पिक्चर का हो तो बात अलग है, अक्षय कुमार हो या कोई आलिया भट्ट उसमें डांस कर रही हो तो बात अलग है, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू क्लब द क्लटर, यू नो। लेकिन मैं आप ही का स्टेटमेंट कहीं पढ़ रही थी कि किसी ब्रांड या रिकॉर्ड लेबल की ज़रूरत नहीं होती, संगीत बनाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो देखिए, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन की हम कंपोज़र बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं उनको सिर्फ ये बात कहता हूँ कि फिल्में लगभग हमारी, जैसे हिंदी फिल्म की बात करें फॉर एग्जांपल, साल में जो कायदे की फिल्में हैं मुझे लगता है 200 बनती होंगी, है ना, 50 हफ्तों में, 52 हफ्तों में मैक्सिमम। ऐसे बहुत बनती होंगी, लेकिन कायदे की 200 बड़ी फिल्में जो भी बनती होंगी शायद, उनमें 2-2 गाने होते हैं आजकल। पहले की तरह तो 5-5, 10-10 गाने होते नहीं है, जैसे मुगले आज़म, मदर इंडिया, आशिकी, दिल के मानता नहीं में 10 गाने होते थे। अब हार्डली 0 गाने भी होते हैं, 1, 2, 3 गाने भी होते हैं। तो ये क्यों, ये बदलाव क्यों? ये तो क्योंकि फिल्म मेकर्स फिल्म के सब्जेक्ट पे बना रहे हैं, वो भी ऐसी हैं जिसमें गानों की आवश्यकता नहीं है। उनके नैरेटिव में उनको लगता है कि गानों की स्पेस नहीं है, सो विच इज़ फाइन, इट्स एवरी नो, या यूँ कह लीजिए कि अब सबके हाथ में रिमोट है, वो गाना आगे बढ़ जाते हैं, लोग सुनते भी नहीं है। हाँ, पर अगर गाना अच्छा होगा तो कोई क्यों उसको आगे बढ़ाएगा। गाना अगर अच्छा होगा तो लोग तो उसको रिवाइंड करके सुनना चाहेंगे और 2-4 बार, अगर गाना आपको छुएगा तो छू क्यों नहीं रहा? मतलब क्या इमोशंस नहीं डाले जा रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये तो, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट टू कीप ब्लेमिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और द फिल्म मेकर और द म्यूजिक डायरेक्टर और द लिरिक राइटर। आई थिंक सोसाइटी के लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आ रहा है। Everybody wants quick things, everybody wants fast things, everybody's attention span is becoming narrow. Entertainment is now just not with music and cinema. Sports सब कितने अच्छे अच्छे हो गए हैं, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ गई हैं जिससे एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप कॉमेडी है ये। सो शेयर ऑफ टाइम का बैटल हो रहा है यहाँ पे, यू नो, कि कितना आप समय एक्चुअली संगीत को दे रही हैं, आप आंख बंद करके सुनने के लिए, जैसे पहले होता था, या फैमिली एक रेडियो के बाहर बैठ के रेडियो के पास सुन रही है साथ में गाने या कोई प्रोग्राम। तो अब चूंकि वो सब हैबिट्स भी नहीं हैं, तो कंजम्पशन पैटर्न भी अलग हो गया है। तो जैसे आपने जब एक ट्रांसजेंडर बैंड बनाया, जी हाँ, वो कौन सा साल था? 2017-18। 17-18, मतलब अब हम देखें तो 8 साल के करीब हो गए हैं। जी। तो इन 8 सालों में उस बैंड ने क्या प्रोग्रेस किया, कहाँ तक पहुँचे वो लोग? ये हमारी सोच थी कि हम लोग एक ऐसा बैंड बनाएं जिसमें हम ट्रांसजेंडर्स को लें और उन्हें वो प्लेटफॉर्म दें जो पहले कभी नहीं दिया जाता था। उन्हें एक सोशल पारिया माना जाता था, उन्हें इज्जत दें, उनके टैलेंट को सराहें। तो हम लोगों ने इस पे मेहनत की, 6 गाने किए, 6 वीडियो किए, और बहुत से हमारे मित्र जैसे ऋतिक रोशन हुए, सोनू निगम, इन लोगों ने इन वीडियोस में साथ भी दिया हमारा। सोनू निगम ने इनके साथ गाया, ऋतिक ने इनके साथ नाचा। तो अब चूंकि यूट्यूब पे मिलियंस में इनके व्यूज़ हैं, तो बहुत बार बहुत कंपनीज हमको बुलाती हैं कि आप इनका शोज़ करिए और हम पैसे देंगे, और फिर ये पैसे हम इनमें बांटते हैं। तो जो इनके कॉमन ट्रेड्स होते हैं जैसे फ्लैश ट्रेड, वो सब फिर ये कम करके या ना करके इस रेवेन्यू स्ट्रीम पे ज़िंदा रहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि हम तो अपना काम करेंगे, आपको भी अपना काम करना होगा एज अ
कंपनी, एज अ कॉरपोरेट, कि आप हमेशा ही मेल और फीमेल आर्टिस्ट को अपने प्रोग्राम में मत बुलाइए, आप इन्हें भी बुलाइए, ये भी एंटरटेन करेंगे। सो ये जो जितने टीम मेंबर्स आपने शुरू में तय किए, क्या ये नंबर्स बढ़े ट्रांसजेंडर्स के, या और सिंगर्स इंक्लूड हुए और म्यूजिशियंस उसमें डाले? नहीं, बैंड एक ही था। इट वाज बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, सब रब दे बंदे, दैट वी आर ऑल इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये मैसेज देने के लिए हमने ये इस चीज़ का आगाज़ किया था। बस उसमें फिर और लोगों को जुड़ने की वो स्कोप नहीं थी। इनफैक्ट फिर हमने क्या किया, अगले सीज़न में 6 ट्रांसजेंडर का बैंड बनाने के बजाय हमने 6 बच्चे जो कि ऑटिस्टिक हैं, स्पेक्ट्रम पे मेंटल हेल्थ के, उनको लेके उनका बैंड बनाया, ताकि हर अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, दे आर नॉट प्रॉब्लम्स बट दे आर परसीव्ड टू बी प्रॉब्लम्स, उनकी हम एजुकेशन स्प्रेड कर पाएँ। एंड एंटरटेनमेंट इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट ऑल द टाइम एंटरटेनिंग पीपल, वो तो एक ध्येय है ही कि मैं आपको हंसा पाऊँ, रुला पाऊँ, लेकिन अगर मैं अपने किसी संगीत के द्वारा आपको कोई मैसेज पहुंचा पाऊँ कि ये अभी तो हमारे आपकी तरह ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये भी किसी माँ के कोख से जन्मे हैं, है ना, जस्ट बिकॉज इनका एक ओरिएंटेशन अलग है, दैट डजंट मीन कि आप इनसे दूर रहें या ये घर आए तो आप दरवाज़ा बंद कर लें। नहीं, चलिए, ट्रांसजेंडर या अगर कोई ऑटिस्टिक है तो इनको आप एक तरह से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, लोगों में भी एक्सेप्टेंस हो रही है। लेकिन जब आप सचिन तेंदुलकर, ब्रेट ली, उर्मिला मातोंडकर, संजय दत्त ऐसे लोगों से गाना गवाते हैं तो भाई कितना चैलेंजिंग होता है उस वक्त। नहीं, देखिए, हमने आशा जी का एल्बम कर रहे थे। आशा जी चाहती थी कि जो लोग बाकी स्फीयर्स में बहुत बड़े हैं और शौक से गाते हैं पर अच्छा गाते हैं, चलो उनके साथ हम डुएट करें। तो जैसे ब्रेट ली उस ज़माने में 2005, 6, 7 जब हमने एल्बम किया तो वो ऑस्ट्रेलिया के फास्टेस्ट, आई मीन वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर माने जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही मतलब पॉपुलर थे ग्लोबली इन द क्रिकेट प्लेइंग वर्ल्ड। तो बहुत प्यारा गाया उन्होंने। बस संजय दत्त साहब ने तो खैर बहुत ही अच्छा गाया, उर्मिला ने भी अच्छा गाया। तो मैं क्या होता है, देखिए, मैं उस स्कूल से आता हूँ जहाँ ना बहुत ज़्यादा कारीगरी दिखाना ज़रूरी नहीं है गायकी में, कि यार वाह ये नुआंसेस दिखाओ, वो एक अलग स्कूल है, वो भी करते हैं, पर यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो मज़े मज़े में गाएं और लोग उससे मज़े लें। कैसा गा पाते हैं ये लोग? बहुत अच्छा। देखिए, दत्त साहब की तो वॉइस की क्वालिटी देखिए, जब उन्होंने मेरा गाया, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, फिर आशा जी जाइए जाइए जाइए, यू नो, तो उसका आंसर देती हैं। तो आशा जी बोलते हैं कि देखो इसमें कितनी मर्दानी आवाज़ है ना, मज़ा आता है, यू नो, इट्स अ मेल ओरिएंटेड वॉइस, लॉट ऑफ बैरिटोन, यू नो। तो सचिन तेंदुलकर साहब अपना एक ऐप रिलीज कर रहे थे, तो मुझे पता उनकी चला, आवाज़ तो बहुत मीठी है, अंजलि से, उनकी वाइफ से, कि वो अच्छा गाते हैं पर वो शर्माते हैं। तो मैंने कहा आप गाओ। तो सचिन जी तो बहुत डिग्निफाइड हैं और बहुत ही, यू नो, गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, भारत रत्न हैं। तो मैंने कहा आपके साथ मैं सोनू निगम को गवाता हूँ, तो मैंने उन दोनों का डुएट करवाया। सो हाँ, उनकी आवाज़ पतली है, लेकिन ओरिजिनलिटी आवाज़ की मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है गाने में, एंड वो उन्होंने किया। और ब्रेटली तो बहुत, ब्रेटली ने तो गाना को राइट भी किया, इंग्लिश की लाइंस ब्रेटली ने खुद लिखी भी हैं। आजकल तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने भी गाया है, कई एक्टर्स जो है दे आर दे सिंग एंड वो देखिए क्या होता है, बचपन में मुझे लगता है कि टैलेंट होता है बच्चे में, तो उनको ओवरऑल ग्रूमिंग करवाते हैं ना। जैसे आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा डांस में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सिंगिंग में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग हो तो फिर वो आपको एक मुकम्मल आर्टिस्ट बना लेता है, राइट? सो दैट्स हाउ सम ऑफ दीज गर्ल्स हैव इवन लर्नड, लाइक प्रियंका एंड ऑल, उन्होंने थोड़ा बहुत क्लासिकल का भी आया। और फिर गज़ल गायकी, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको जो गाने हैं उस पर अगर पर्सनल चॉइस आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है आपको गज़ल जैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो जगजीत जी के गानों पे ही ज़्यादा
पला बड़ा हूँ मुझे जगजीत जी तो कुछ सुना ही मेरे दीजिए अच्छा सा जो आपने जो गुनगुनाते हो आप। तो जगजीत जी को मैं पापा जी कहता था। और मेरी एक फिल्म छोटी सी आई थी कॉल उमर, जिसमें कादिर खान, प्रेम चोपड़ा और सतीश कौशिक थे। इट वाज अ फिल्म ऑन 3 ओल्ड मेन एंड देयर लाइव्स, बुढ़ापे की जो ज़िंदगी होती है। तो उसमें एक मैंने गज़ल की थी और पापा जी ने मेरे लिए गाया था। 9 मिनट की गज़ल थी, उसका एक मतला सुनाता हूँ आपको। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। कभी सोते सोते, कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते। अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। कितना खूबसूरत है ये। इट्स सो नाइस, मतलब हार्ट टचिंग, बहुत ही जी, अच्छा। और ये जिंदगी की रियलिटी भी है एक तरीके से। अच्छा, अभी आपने जगजीत सिंह जी की बात की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप संगीत की दुनिया में आप आए तो कोई तो होगा जिसने आपको भरपूर सपोर्ट किया होगा। क्या आपने मुकाम हासिल किया? कौन थे वो लोग? नहीं, एक्चुअली मेरा परिवार ही है जिसने सपोर्ट किया, कि जिन्होंने अलाउ किया, जिन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना कॉर्पोरेट ड्रीम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के अपने ड्रीम को परसू करिए। तो क्योंकि संघर्ष रहा होगा। सबसे पहले जब आप एक अच्छी पेइंग जॉब छोड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली अफेक्ट होती है। तो फैमिली हैज़ टू सपोर्ट यू, एंड माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव व्हेन आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट सैलरी। और फिर इंडस्ट्री में अपना संघर्ष। बिल्कुल। तो और जब वही कहते हैं ना कि विजिटिंग कार्ड जब आपका चला जाता है हाथ से, जब आपकी कुर्सी आपसे चली जाती है, फिर आप 35-36 साल की उम्र में फिर से नए सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं ग्राउंड ज़ीरो पर जाके, तो वो संघर्ष तो बहुत ही हार्ड वर्क होता है। बिकॉज वो 20 साल में आप पहले कर चुके हैं कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के लिए, फिर आप चढ़ के पहुंच गए कहीं, फिर आप नीचे उतर के एक दूसरा लैडर चढ़ना शुरू कर रहे सांप हैं। सीढ़ी वाला खेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बट इट्स बाय चॉइस। I made that choice. तो Difficult choice, but yeah, I'm happy. वो पहला ब्रेक कौन सा था? Page 3 was my first independent film. He trusted you, मधुर trusted you. न मधुर और मैं ऐसे ही इत्तेफाक से कहीं मिल गए, उसके पास भी ये अनोखी सी फिल्म बना रहा था, उसके पास पैसे भी नहीं थे गाना बनाने के लिए, तो मुझे भी पैसे के लिए गाने नहीं बनाने थे। मैंने कहा चलो पैशन के लिए बनाते हैं, तो हम लोग जुड़ गए, हंसते खेलते वो हो गया काम। प्लस उसी दौरान मैंने 2 कोलैबोरेशंस किए, 2 बहुत बड़े गाने हो गए मेरे। बुरे बुरे हम शैतान, से ना हो सर टू मी, ये 2 गाने यूरोप के थे, तो मैंने कोलैबोरेट किया। फिर ऐसे एक और कोलैबोरेशन गाना किया मैंने, वन लव धड़कन का है, वन लव इज़ ऑल यू नीड, जिसमें अभिषेक और बिपाशा थे, प्रियंका एंड अभिषेक सॉरी थे। सो एनीवे, सो करते गए, और यही सब चीज़ों से फिर वो एक लालसा जागी कि चलो अब नौकरी छोड़ते हैं और यही फुल टाइम करते हैं। तो जब ये दौर संघर्ष का होता है तो आपको किसकी सुननी चाहिए, दिल की या बाजार की? देखिए, मैंने तो हमेशा दिल की सुनी, पर हो सकता है मैंने गलत किया, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों जिन्होंने बाज़ार की सुनी वो बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल हो गए और उनके काम बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने बाज़ार की सुनी, उन्होंने प्रोड्यूसर्स का सुना, एंड राइटफुली सो, क्योंकि देखिए अपना अपना चॉइस सबको करना पड़ता है। सो आई लैंडेड अप चूजिंग माई हार्ट। डिड आई डू द राइट थिंग? मे नॉट. Did I do the right thing? Maybe yes. I don't know. But तो पछतावा है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि I don't know whether it was right or wrong. लेकिन
टू ईच इज ओन, जो एक अंग्रेजी में मुहावरा है ना, टू ईच इज ओन, मतलब आप अपना अपना डिसीजन खुद लेते हैं, आप अपनी जर्नी खुद चूज करते हैं, आप अपने तौर तरीके खुद चूज करते हैं। अपनी कहानी आप खुद लिखते हैं। जी बिल्कुल, तो मैंने लिखी जो मुझे लिखनी थी। थैंक यू सो मच शमीर जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। प्लेजर श्वेता, एंड इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। इट्स ऑलवेज ग्रेट टू मीट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।